इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। लिहाजा भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले इसरो की टीम मंदिर पहुंची, जहां तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान इसरो वैज्ञानिकों की टीम अपने साथ आदित्य L1 का एक छोटा मॉडल भी साथ ले गई थी, जिसे वहां रखकर पूजा की गई और श्री वेंकटेश्वर से सालों की कड़ी मेहनत को कामयाब बनाने के लिए प्रार्थना की गई। इस बीच इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी आंध्र प्रदेश के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर गए, जहां उन्होंने भारत के पहले सौर मिशन को कामयाब बनाने के लिए पूजा अर्चना की। एस सोमनाथ ने इस दौरान आदित्य L1 के बाद होने वाले मिशन के बारे में भी जानकारी दी। After that launch is Gaganyaan launch. Gaganyaan launch will be test vehicle launch, so it is getting ready. So that will happen mostly by October, first or second week. एस सोमनाथ ने बताया कि गगनयान के बाद इसरो की GSLV INSAT 3DS को भी लॉन्च करने की तैयारी है। शनिवार को लॉन्च होने के साथ ही इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 लंबे सफर पर निकल जाएगा। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचना है। लैग्रेंज पॉइंट वो जगह होती है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है और वहां पहुंचकर कोई भी चीज दो गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के बराबर खिंचाव की वजह से एक जगह पर स्थिर रहती है। पृथ्वी से L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और वहां तक पहुंचने में उसे करीब 4 महीने लगेंगे। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 भी चंद्रयान 3 की तरह पहले अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, फिर इसे धक्का देकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर एक तय ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। इसरो के मुताबिक जहां आदित्य L1 को स्थापित किया जा रहा है वहां कभी सूर्यास्त नहीं होता, यानी L1 पॉइंट पर सूरज की रोशनी हमेशा पहुंचती रहती है। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड्स यानी 7 अलग अलग तरह के उपकरण ले जा रहा है। इन उपकरणों की मदद से आदित्य L1 सूर्य के क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, सोलर कोरोना और सोलर फ्लेयर्स यानी सौर किरणों का अध्ययन करेगा। इसरो का कहना है कि आदित्य L1 के आंकड़ों की मदद से सूर्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में नई जानकारियां मिल पाएंगी। इन आंकड़ों से पृथ्वी पर होने वाले जलवायु परिवर्तन को भी समझने में बेहद मदद वैज्ञानिकों को मिलेगी। इस बीच चांद की सतह की जांच के दौरान विक्रम लैंडर ने वहां भूकंप के झटके महसूस किए। इसरो के मुताबिक कंपन यानी ये हल्के झटके 26 अगस्त को रिकॉर्ड हुए, जो करीब 5 सेकंड तक महसूस हुए थे, जिसके बाद से इसरो चांद की सतह पर कंपन के कारणों का अध्ययन कर रहा है। इसरो की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सीस्मिक एक्टिविटी पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया। इस कंपन की कुछ तस्वीरें भी इसरो की तरफ से जारी की गईं, जिसमें प्रज्ञान रोवर के चांद की सतह पर चलने के समय जमीन पर हुए कंपन को दर्ज किया गया। It's working very well. Working very well. You have seen the video, no? Yes. It is moving around the moon, doing rotations, measurements, everything is working very well. इससे पहले चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर अब तक सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगा चुका है। और अब इसरो के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि लैंडर विक्रम में लगे रंभा उपकरण ने चांद की सतह पर प्लाज्मा की भी खोज की है, जिसकी मात्रा दक्षिणी ध्रुव में अनुमान के मुताबिक काफी कम है। लेकिन इस जानकारी के सामने आने से भविष्य के लिए बड़ी संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि इस डेटा के आधार पर आने वाले समय में चांद पर जाने वाले यात्रियों के लिए जो अभियान बनेगा उसमें उनके लिए बेहतर उपकरण और संचार साधनों को तैयार करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे रेडियो तरंगों पर आधारित संचार प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम में लगे रंभा उपकरण ने जब दक्षिणी ध्रुव में चांद की सतह को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो पहला परीक्षण किया था तब उसे प्लाज्मा मिला। हालांकि ये अनुमान से काफी कम पाया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के लैब में तैयार हुआ रंभा उपकरण चांद की सतह पर इलेक्ट्रॉन की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। ये वीडियो एक विमान का है जिसमें सफर करने के लिए सोमनाथ वहां पहुंचे थे और इस दौरान विमान में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विमान में मौजूद क्रू मेंबर्स ने उनके विमान में होने की जानकारी सभी यात्रियों को माइक के जरिए दी और देश के लिए इतिहास रचने पर उन पर गर्व जताया।
इसके बाद विमान में बैठे यात्रियों ने भी तालियों से एस सोमनाथ का अभिवादन किया। इस दौरान एक क्रू मेंबर ने एस सोमनाथ को कुछ ग्रीटिंग्स दिए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे अभियान देश के लोगों को बेहतर करने की प्रेरणा और आत्मविश्वास देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी आत्मविश्वास के कारण देश के वैज्ञानिक चांद और सूरज तक पहुंच रहे हैं। तो आत्मविश्वास की जागृति भारत के जन जन में हुई है, वो इसी प्रकार के कार्यक्रमों से हुई है। यही हमारे वीरों को सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देती है। यही हमारे वैज्ञानिकों को कोरोना का टीका बनाने की शक्ति देती है और यही इसरो के वैज्ञानिकों चंद्र पर पहुंचने का और सूर्य की कक्षा में पहुंचने का। एशिया कप 2023 के ग्रुप मुकाबले में शनिवार यानी 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टक्कर होनी है। श्रीलंका के कैंडी स्थित पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप ए के इस मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि टीम इंडिया 2019 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार 50 ओवर की क्रिकेट में पाकिस्तान से भिड़ेगी। वहीं एशिया कप के आंकड़ों की बात करें तो 1984 से 2022 तक भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 13 बार आमने सामने हुए हैं, जिनमें 7 बार भारत को जीत मिली है, जबकि 5 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। हालांकि अपने पहले मुकाबले में नेपाल को हराकर पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ 151 रन बनाकर साबित कर दिया है कि वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि उनके अलावा फखर जमान, इफ्तिकार अहमद भी बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि यही नहीं, पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे घातक बॉलर्स भी हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या उसका मिडिल ऑर्डर है। श्रेयस अय्यर चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव अब भी वनडे का पजल सॉल्व नहीं कर सके हैं। ऐसे में सारा दारोमदार टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और धाकड़ बल्लेबाज किंग कोहली पर है। अगर ये दोनों बैटर क्रीज पर टिक गए तो पाकिस्तान की खाट खड़ी कर सकते हैं। विराट कोहली पिछले कुछ समय से बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं। उन्होंने पिछले साल दिसंबर के बाद से 13 वनडे मैच खेले हैं, जहाँ उन्होंने 50.36 की औसत से 554 रन बनाए हैं। हालांकि विराट ने कहा कि पाकिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया के बैटर्स को अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि उनकी पेस बैटरी काफी अच्छी है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम में भी एशिया कप के इस महामुकाबले को लेकर काफी उत्साह है। पाकिस्तानियों ने अपनी टीम की जीत की दुआएं मांगी, साथ ही टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर की भी तारीफ की। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा की तारीफ करते नजर आए, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने कहा कि विराट कोहली जल्दी आउट हो गए तो पाकिस्तान की टीम जीत सकती है, वरना कोई चांस नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस तो कोहली को लेकर आपस में भी उलझते नजर आए। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में दोनों देशों की भिड़ंत को लेकर गजब का क्रेज है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सभी तलाश रहे हैं। मसलन कैसा होगा कैंडी का मौसम और क्या रहेगा टीम इंडिया का प्लेइंग 11। श्रीलंका के कैंडी में मौजूद जी मीडिया संवाददाता कपिल वशिष्ठ के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश खलल डाल सकती है। कैंडी के मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान बारिश होगी और जरूर होगी, लेकिन जब 140 करोड़ हिंदुस्तानी, 30 करोड़ पाकिस्तानी और इन दोनों टीमों के फैंस दुनिया भर में दुआएं करेंगे तो ऊपर वाला भी जरूर यही चाहेगा कि ये मैच तो पूरा ही होना चाहिए। अब रही बात प्लेइंग 11 की, तो बहुत मुमकिन है कि कोई नया प्रयोग न कर टीम मैनेजमेंट उन खिलाड़ियों को तरजीह दे जो वर्ल्ड कप से पहले जीत का टोन सेट कर सकें। करोड़ों क्रिकेट फैंस की नजरें इसी बात पर हैं कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी मैदान पर कौन सी 11 के साथ उतरेगी। भारत के पास अब वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 9 वनडे मुकाबले बाकी हैं खेलने के लिए, इसलिए हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि प्रयोग छोड़कर अब जीत के योग पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि सारे अनुभवी और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिनमें से 11 को चुनना मुश्किल होगा। साथ ही रोहित ने खिलाड़ियों को इशारों में 50 ओवर फॉर्मेट के हिसाब से खेलने की सलाह भी दी। The batters, luckily, we've got experience in our batting lineup, and I will let them that experience come in play and play accordingly. Yes, I've said that we want to try and take the game on, but it's important to read the situation, conditions as well, because it's not a T20 format; it's a 50 over format.
Z News.